नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं शिव शक्ति नगर गढ़ रोड मेरठ पर, जहां पर सभी राजपूत एक साथ इकट्ठा हुए हैं महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज उनके आज शहीद हुए थे, आज उनकी डेथ हुई थी, तो इसी सबके उपलक्ष्य में लेकर के आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और छोटी छोटी चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में कि उनके जीवन पर सभी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे और अलग अलग घटनाओं के बारे में आज यहाँ चर्चा की जाएगी उनके जीवन से संबंधित। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम अपने पूरे भारत के इतिहास को देखें तो सबसे बड़ी, जिसकी 12 पीढ़ियाँ लगातार मुस्लिम आक्रांताओं से, मलेच्छों से उस वक्त कहा जाता था, सभी अरबी, फारसी, तुर्की, हूण और इस्लामिक जितने भी सारे मुस्लिम आक्रांता रहे हैं, ये सब इन सब से लगातार बैक टू बैक 11 पीढ़ियों ने महाराणा प्रताप की लगातार युद्ध किया है। और बप्पा रावल से लेकर रतन सिंह से लेकर आगे बढ़ते हुए समर सिंह, राणा कुंभा, राणा हमीर देव, लगातार फिर उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह तक जाकर के ये पीढ़ी लगातार चलती रही है। और इस्लामीकरण, यदि हम भारत के इस्लामीकरण की बात करें, जो आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, वो उस वक्त ही हो जाता यदि ये लगातार 11 पीढ़ी बैक टू बैक उन आक्रमणकारियों को उस वक्त न रोकते। तो आज हम उन्हीं महाराणा प्रताप के पूरे वंशज महाराणा प्रताप पे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। कुछ ऐसा नया हमारे दर्शकों के लिए आए जो महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरित हो और हमारा आज का युवा वर्ग उससे आदर्श ले सके, उनके आचरण को अपना सके। राजपूताना काल जो कि मुगल काल के ऊपर बहुत भारी पड़ा है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा भी है। और हम जितना हमने पढ़ा कि घास की रोटियां खाई थी, ये सब कुछ सब लोग जानते हैं। लेकिन आज की हमारी वेस्टर्न कल्चर, हमारी जो पश्चिमी सभ्यता है, वो हमारे ऊपर इतना हावी हो चुकी है कि हमारे बच्चे हमारे पाठ्यक्रम से महाराणा प्रताप को हटा देना हमारी सबसे बड़ी, हमारे सरकारों की या हमारे देश की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब हमें बताया ही नहीं जाता कि कुछ पंक्तियां हैं कि 80 घाव हुए थे, ईंटें कितने बार गिरी, कुछ इस तरीके की पंक्तियां हैं कि जब वो हमें पढ़ाई जाएंगी तो निश्चित रूप से हम अपने शिक्षा को और अपने इतिहासकारों को और अपने महान योद्धाओं को पढ़ पाएंगे। महाराणा प्रताप का एक छोटा सा प्रसंग मैं बताती हूँ कि एक बार जब वो बैठे हुए थे, जैसा कि सभी लोगों ने जयचंद के बारे में सुना है, तो जयचंद पहले भी थे और जयचंद आज भी हैं। तो अभी उनका जो शासनकाल था, कोई भी महाराणा या कोई भी बच्चा, एक हम प्रैक्टिकली अपने आप को ले तो हम देखें कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो घर से अगर किसी को ये कहे कि आप इतनी कड़कती ठंड में आप अपने घर में रह रहे हैं और आप किसी कुटिया में जाके रहो, तो मेरे ख्याल से आज का तो कोई भी युवा या वृद्ध या कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जो बाहर निकल जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस व्यक्तित्व ने, इतने महान पुरुष ने क्या किया कि घास की रोटियां खाना स्वीकार किया और मुगलों को पराधीन उनके आगे अपने आप को नहीं झुकाया। गए जंगल में, उनकी बेटी थी, बेटी उनके साथ गई, पत्नी उनके साथ गई। तो जैसे ही बेटी जब खाना खाती है, घास की रोटियां लेके बैठती है, तो जैसे वो खाने का प्रयास करती है तो एक बिल्ली आती है और बिल्ली उस घास की रोटी को भी उसके हाथ से छीन के ले जाती है। तो आप ये देखिए कि वो कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा कि एक पिता के सामने उसकी बेटी के हाथ से कोई रोटी छीन के ले जाए। तो निश्चय रूप से सबकी जो संवेदना है, सबके आंसू हैं, शायद निकले होंगे कि आज हमारी जो राजकुमारी थी, जिसे हम राजकुमारी बोले, राजा की बेटी यानी राजकुमारी, राजा की पत्नी यानी महारानी, उस बेटी के हाथ से जब अपने पिता के सामने, उसके पिता के सामने रोटी चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की नहीं घबराती, अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, आज मुझे भूख ही नहीं थी, हो सकता है कि आज मुझे भूख नहीं है इसलिए बिल्ली ले गई। तो जब हम अपने बच्चों को ये शिक्षाएं देंगे तो निश्चित रूप से हमारा युवा समाज या हमारे राजपूत लोगों में जागृति भी होगी और हमारे महापुरुषों के लिए संवेदनाएं भी आएंगी। जैसा अभी भाई साहब ने नाम लिया हमीर देव सिंह, मैंने कल पढ़ा, क्योंकि इतिहास पढ़ना मेरी आजकल की रुचि बनती जा रही है। मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किए हैं। जयचंद थे, उनके 2 सामंत थे, 3 सामंत थे उनके। जब कहा जाता है रणथंभौर का किला किसी ने अगर
किसी भी मुग़ल काल के शासक ने उस किले को नहीं जीता, क्योंकि उसका जो वास्तुकला है, उसका जो बनावट है वो इस तरीके की है कि जल्दी से कोई उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। तो वहीं के जो मुग़ल शासक था, 3 सामंतों को उसने बोला कि भाई आप मुझसे संधि कर लीजिए, मैं इस किले को आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से जब युद्ध में गए तो उन्होंने अपनी महारानियों से कहा कि भाई आप जब तक मैं ना लौटूं या जब तक आपको केसरिया झंडा वहाँ से लहराता हुआ ना दिखे, तब तक आप मत समझना कि हमारी विजय हुई। यदि केसरिया झंडा आपको लहराता हुआ नजर आए तो समझना हम विजयी हुए, और अगर काला झंडा मिला तो हम पराजित हो गए। तो उसके बाद जो 3 उनके सामंत थे जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की, उन्होंने जीतने के बाद भी वो काला झंडा लेके भागे महल की ओर। इस तरीके से रानियों ने कह के गए थे कि आप आत्मसमर्पण जौहर कर लेना। जलती जौहर का मतलब है जलती चिता में अपने आप को समर्पित कर देना। अब उन सामंतों ने आके पहले ही ब्लैक वाला झंडा, काला झंडा दिखा दिया। महारानियां सारी गईं और जौहर कर लिया। राजा जब तक आ ही पा रहे थे उनको बचाने के लिए, तब तक वो जो 3 सामंत थे, एक आ गया, राजा ने उसको भी मार दिया। दूसरे ने आने का प्रयास किया तो ईश्वर के प्रति उनका इतना भाव था कि भगवान शिव ने उनसे खुद कहा कि रानियां मर गई कोई बात नहीं, आपका साम्राज्य लूट गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरे परम भक्त हो तो मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगा। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस तरीके से सिंह अब एक ही बार जीवन में कुछ करता है, या फिर शेर या दिशाएं, क्या मूर्तियाँ, मुझे कहावत बहुत अच्छे से याद नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मैंने एक बार दे दिया, क्षत्रिय ने जो एक बार दे दिया उसको दोबारा लेना स्वीकार नहीं किया। हम अपने बच्चों को ये कहानियाँ बताएं। एक आपने उदाहरण नाम सुना है, क्योंकि ज़्यादातर इतिहास हमारा मिटता जा रहा है, अहिल्याबाई होलकर नाम सभी लोगों ने सुना होगा। अभी सेकंड राउंड में देखते हैं। अच्छा, टाइम मिलता है हमारे पास। ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, मेरे पास मोटिवेशन वाला था। नहीं, अभी तो बहुत ज्ञान की किताबें हैं, इसमें तो बहुत नित्य गहराई में जाना। हाँ, चलो। दरअसल महाराणा प्रताप हमारे मार्गदर्शक है, उनकी जीविका, उनका जीवन परिचय। राजपूताना अंदाज, गले में प्रॉब्लम है। तो जितना भी उनके विषय में पढ़ते हैं, उनके भाले का वज़न, उनकी ढाल का वज़न, और जैसे ये घास की रोटी वाला तो प्रसंग सभी ने सुना हुआ है, ठीक है, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई है। कितने लोग हैं जो शाकाहारी हैं, लोग मांसाहारी बनते जा रहे हैं, बिना शराब के शादियाँ नहीं होती हैं। तो मेरा तो यही है कि थोड़ा सा हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलते हुए अपने जीवन को भी उसी तरह से ढालने की कोशिश करें, बस। हाँ जी, महाराणा प्रताप जी का आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर यहाँ जागृति विहार गढ़ रोड मेरठ में कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहन जी ने कहा है कि महाराणा प्रताप के जो दृष्टांत हैं, जो वाक़े, वो हमारी किताबों से हटा दिए गए। चूँकि मेरा कुछ याद आ रहा है, जब हम छोटे थे, शायद 8वीं या 5वीं या कौन सी क्लास थी ये तो याद नहीं है, कि रन बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, और महाराणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो कविता में आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे करके हमारा ये, या तो अंग्रेज़ों की वजह से या मुग़लों की वजह से, हमारा जो सारा इतिहास है वही नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और महाराणा प्रताप, मैं तो अपने हिसाब से उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। ऐसा तो कोई होना ही मुश्किल है। उन्होंने अपने मेवाड़ पर कभी मुग़लों का आधिपत्य नहीं होने दिया। उनके पास 2 ऑप्शन लेकर गए राजा मान सिंह, और एक और थे कि भाई आप अगर अकबर की संधि
ले लेंगे तो आपको आधा हिंदुस्तान गिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आधा हिंदुस्तान नहीं लूँगा, मैं तो इसको जो है यहाँ से भगा कर रहूँगा। उस टाइम अकबर का राज्य था और अकबर मेरे विचार से मुग़लों में सबसे बड़ा शासक यहाँ पर, उसका कार्यकाल भी और साम्राज्य भी सबसे ज़्यादा उसी का ही रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप जी ने उनका आदिन्य स्वीकार नहीं किया था। एक जब इनके पास, चूँकि मुग़लों के पास, अकबर के पास सेना थी कम से कम 50,000 की और इनके पास मात्र 5,000 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके साथ युद्ध लड़ा। और जब इनके पास संख्या राजपूतों की कम हो गई तो इन्होंने जो है जंगल में जा कर के अपने जो आदिवासी हैं और भील समाज में रह कर के उनको अपना योद्धा बनाया। और एक कोई बहराइम लोधी शायद नाम था उनका, इब्राहिम हाँ ना बहराम लोधी भेजा था उनके पास कि भाई जाओ आप लड़ो। और वो उससे कम से कम महाराणा प्रताप जी से भी बहुत तकड़ा था। उन्होंने 20 तलवार से उसको काट कर ख़त्म कर दिया था। बहलोल खान नाम था उनका। तो मैं तो चाहता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, ये जो भौतिकवाद में घुस गए हैं, उसे छोड़ करके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई उस आदमी ने, उसका नाम क्यों मना रहे हैं हम आज, और किसी का तो नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, कुछ उनमें था तभी तो, और पूरा देश उनको मानता है। तो महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के आप सभी को संगठित होना चाहिए और बस भौतिकवाद को छोड़ना चाहिए और त्याग करना चाहिए और जो है अपने समाज को उत्थान करना चाहिए। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे राजपूत युवा लड़के हैं, जवान हैं, वो महाराणा प्रताप की तरह से काम करें और इकट्ठा होकर, अभी जैसा इन्होंने बताया था पहले, अभी 30 तारीख का भी समय दिया, उस पर 50 की संख्या बढ़ा के हर अगली पे 100 कर दें। बस यही कहना चाहूँगा। मैं महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पे उन्हें सशक्त नमन करता हूँ और मेरा सभी राजपूत भाइयों से यही निवेदन है कि एक संगठन बना के रहें और साथ में काम करें। ठीक है। जय राजपूताना, जय महाराणा। आज महान क्रांतिकारी, महान योद्धा, जितना कहें उनके बारे में उतना कम है। उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी लोग सशक्त नमन करते हैं उनको। देखिए, हमारा मुख्य जो मुद्दा है या विचारधारा है, उसके अंतर्गत हमारी सोच क्या है कि हम लोगों को आपस में जो शिक्षा से भटके हुए, उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको, उनके लिए रास्ते तैयार करना, जो चिकित्सीय रूप से परेशान हैं उन सबकी मदद करना, जो युवा आज नशे, व्यसन आदि में इतने गंभीर रूप से पड़ चुके हैं, उन सब लोगों को वापसी इस राजपूत संगठन के माध्यम से, हमारे बड़ों के माध्यम से, युवा पीढ़ी के माध्यम से जितना भी हम सहयोग कर सकते हैं, जितना हम पश्चिमी सभ्यता का त्याग कर सकते हैं, हम सबको आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको छोड़ के जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे समाज के लिए अच्छा है, हम सब उसको ग्रहण करें। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे बड़े मुझसे पहले ही कह चुके हैं। बहुत जैसा कि अरुण ने बताया कि हमें आज की आत्मशुद्धि वाला जो मामला है, आत्मशुद्धि की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। हमें कोई जो यहाँ बैठे हैं वो अपने आप के अंदर सुधार ले आएंगे तो बाकी आगे चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मीटिंगें लगातार चलेंगी, रोज़ जागृति मिशन रोज़ चलता रहेगा अलग अलग जगह पर और जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया कि अगली मीटिंग होगी, तो ये सब पहले हम अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने अंदर से परिवर्तन लाए थे। एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, इसी
माहौल के अनुसार बप्पा रावल, जो कि महाराणा प्रताप से 8वीं पूर्वज पहले थे और उन्हें पूरे राजस्थान का, आज के टाइम के राजस्थान का, उस वक्त के टाइम का मेवाड़ का पिताजी माना गया था, पापा मानते थे उन्हें सब। और जब दारा को, दाहिर को, राजा दाहिर को जब सिंध की तरफ से ये अरब आक्रमण हुए और मार दिया गया, उस वक्त राजा दाहिर की दोनों बेटियां बप्पा रावल के पास आई, क्योंकि उस वक्त तक बप्पा रावल का दिल्ली और आगे हरियाणा तक ये सारा कब्जा रियासतें चल रही थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि इनसे बचाओ, और बप्पा रावल उस वक्त ही ये बात समझ गए थे अच्छी तरीके से कि ये जो अरब से आक्रांत आएंगे, ये ना सिर्फ सैनिकों से मारेंगे, बल्कि ये उनकी औरतों के साथ, उनके बच्चों के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार करने वाले हैं। और ये मामला केवल 2 राज्यों का ना रह करके ये हिंदू मुस्लिम, पहली बार, मैं सभी अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि पहली बार हिंदू मुस्लिम और एक उसका मामला बना था जिसमें 2 धर्म आपस में लड़े थे, ना कि किसी एक राज्य के लिए लड़े थे वे। और क्योंकि आक्रांतों का, मुस्लिमों का सीधे सीधे था, लूटो खसोटो, माँ बेटियों को ले जाओ, बलात्कार करो, उन्हें वहाँ अरब ले जा करके बेच दो, 2-2 दिनार में बेचने के आपने प्रसंग सुने होंगे, इतनी बुरी गति करते थे। तो ये सीधे सीधे बप्पा रावल ने उस वक्त, जो आज तक हमारे सभी लोग कई बार सुनते हैं, हम ये कहते हैं राजपूत एक हो नहीं सकते, उस वक्त पूरे राजस्थान के 125 राजपूत रियासतें, गुजरात तक, इधर मध्य प्रदेश की जो आज के टाइम में, सारे एक साथ मिल करके तब उनसे लड़े थे। और बप्पा रावल उनने उनका नेतृत्व किया था और अरब तक उनको छोड़ करके आए थे। और 40% वर्ल्ड के, मैं केवल अपने एशिया की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड के 40% हिस्से पे बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था, उन्हें वहाँ तक खदेड़ने में। और आज के जो पाकिस्तान में रावलपिंडी नाम है, वो उन्हीं के नाम पर है और आज तक भी उन्हीं के नाम पर चलता आ रहा है। तो बप्पा रावल ने उस वक्त इस चीज़ को समझा था और इस्लामीकरण को समझ लिया था, और तब से लगातार उनकी, ये जो मैंने शुरू में कहा कार्यक्रम के, कि लगातार 11 पीढ़ियों ने इस बात का संघर्ष किया है। पुताना जय माँ भवानी। मैं बोल रहा हूँ, मेरा हो गया, अभी इससे ज़्यादा क्या कहें, कोई नहीं, जो कुछ है जय भवानी बोल दो। जय राजपुताना जय भवानी। आकर के उनका जीवन जो था एक बहुत संघर्षशील तो था ही, लेकिन अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपने उससे भी बढ़ चढ़ कर काम किया। तो ऐसे ही समाज के लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही समाज के लोग हमारे साथ आगे चलेंगे जो अपने देश के लिए, समाज के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। प्रसंग चल रहा था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का एक जो खास चीज़ आज तक बहुत कम लोग बोलते हैं, शायद मेरे विचार से पॉलिटिकली नहीं बोला जाता है, लेकिन उस पर हमारे सभी बच्चों का, युवाओं का ध्यान जाना चाहिए। उनकी एक प्रतिज्ञा थी, जो मैं आज के समय से रिलेटेड कर रहा हूँ। आज के समय में हर बच्चा, हर युवा ये कह रहा है मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, दुखी हूँ, कोई संसाधन नहीं मिल रहे हैं, पिताजी गरीब हैं, पैसा नहीं दे रहे। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप इतिहास में जाएंगे तो महाराणा प्रताप का वो प्रसंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब महाराणा प्रताप पैदा हुए थे और जो पले बड़े हैं, वो सबको पता है कि जंगलों के अंदर रहे। उनके पास उदय सिंह, उनके पिता की हत्या करने के लिए, जो पन्नाधाय वाला चैप्टर है, आप सभी ने देखा, सुना और पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। उदय सिंह जी जब भाग करके उनको जंगलों में पहुंचा दिया गया था ताकि महाराणा प्रताप और उदय सिंह दोनों सुरक्षित रह सकें। तो कुछ टाइम बाद उदय सिंह जी की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन महाराणा प्रताप जंगलों में पैदा हुए थे, जंगलों में पले बड़े, और उनके पास ना संसाधन थे, ना सेना थी, ना उस वक्त वे महाराज थे। मतलब मैं इस चीज़ पे खास फोकस कर रहा हूँ कि ना महाराज थे, ना सेना थी, ना संसाधन थे, ना पैसा था। उसके बाद उन्होंने वहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी, और सभी जैसा कि जानते हैं कि 72 किलो में से 70 किले अपने वापस अपनी ज़िंदगी में ले चुके थे। और उन्होंने उस बचपन में एक प्रतिज्ञा की थी, जिस प्रतिज्ञा में मैं खास ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था, जब तक मैं अपने सारे महल वापस नहीं ले लूँगा तब तक ना मैं शाही भोजन करूँगा, ना शाही भवनों में सोऊंगा।
और उस प्रतिज्ञा का उन्होंने आजीवन पालन किया। मात्र एक चित्तौड़ का किला और एक उसके पास का किला, 2 किले रह गए थे 72 किलो में से, बाकी सारे उन्होंने वापस ले लिए थे। मेरा आजकल के युवाओं से मैं यही अपने दर्शकों को संदेश देना चाह रहा हूं कि यदि आप संसाधनों का रोना रोते रहेंगे तो उनके पास भी बहुत थे, परिस्थितियां उनके पास हमसे विकट थी। आज यदि किसी देश को कैप्चर करना हो तो आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सैटेलाइट है, सब कुछ है। सिर्फ ज्ञान थोड़ा सा लिया और अटैक, एक देश को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आज के टाइम में। लेकिन उस वक्त ना संसाधन थे ना कुछ थे, उन्होंने फिर भी अपने से कई लाख गुना जो उनके सैनिक थे और महाराणा प्रताप की एक छोटी सी मुट्ठी भर सेना जिसे कहना चाहिए, और लगातार उनसे युद्ध लेती रही, 25 साल तक युद्ध करती रही और तब भी जाकर के महाराणा अकबर उन्हें जीत नहीं पाए। और मेरे पास अभी कहने को बहुत कुछ है, हल्दी घाटी का युद्ध है, दिवेर युद्ध है और चीज़ें बहुत हैं, लेकिन मैं यही शॉर्ट करते हुए क्योंकि समय कम है, मेन हमारे आज के युवाओं को ये ध्यान में रखना है कि कंडीशन कोई भी हो, संसाधनों का रोने के बजाय यदि वे अपने को फोकस करें थोड़ा सा, तो ये चीज़ें आज भी वापस हो सकती हैं। आज भी हम अच्छी जॉब, अच्छा व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है ज़मीन पर जैसे महाराणा प्रताप भील जाति के साथ जुड़े रहे, सारे राजाओं राजपूत राजाओं के साथ जुड़े रहे और उन्हें सभी राजाओं ने अपनी स्वेच्छा से एक नेतृत्व दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ कर सकते हैं हमारे युवा। तो थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा सा धैर्य के साथ चलें आगे और सबको जोड़ते हुए चलें, सबके साथ बातचीत करते हुए चलें, कम्युनिकेशन को बनाए रखें। यही आज महाराणा प्रताप की ज़िंदगी से जो सीख लेने वाली है हमारे युवाओं के लिए वो ये है कि कम्युनिकेशन जो हमारे बीच में आज गैप आ रहा है, हमारे बुजुर्गों की तरफ से भी बीच में जो गैप रहे हैं आपस में बातचीत के, तो इन सब को पूरा करते हुए खुद करें और अपने कंधों पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लें ताकि समाज आगे बढ़ सके और संपन्न बन सके। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।